बात अब देश की थी, बात अब युवाओं के बेरोजगारी पर थी, बात अब शेख हसीना की नीतियों की थी, बात अब तानाशाही की थी और इसके खिलाफ मुल्क इतना लामबंद हो चुका था कि इनकी सेनाएं अपनी नहीं रही और जिन युवाओं और छात्रों के तरफ सेना से कह रहे थे कि बंदूक मोड़ दो, वो बंदूकें आखिरकार शेख हसीना की तानाशाही के खिलाफ मुड़ी और अंतरिम सरकार बनी और शेख हसीना को एक भगोड़ा प्रधानमंत्री इतिहास में लिखा जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे एक गलत नीति के कारण उनको अंततः अपना देश छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी और उसके बाद लंदन जाने के लिए भी अगले शरण की जरूरत। बांग्लादेश के हालात इस समय बहुत ही संगीन है, देश में आपातकाल है और जिस तरह की स्थितियां शेख हसीना की अदूरदर्शिता के कारण बांग्लादेश झेल रहा है, उससे पता चलता है कि भविष्य में राजनेताओं को अपनी तानाशाही, गलत निर्णयों और निर्णयों के बीच अदालतों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बांग्लादेश हिंसा के इस समय जबरदस्त चपेट में है। चपेट की हालत ये है कि प्रधानमंत्री को खुद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश से उल्टे पांव भागना पड़ा, किसी तरह जान बचाकर, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है, पूरी सड़कों पर कब्जा कर लिया है और ढाका में कोई ऐसा मंत्री और मंत्रालय नहीं है जिनके ऊपर उनका कब्जा नहीं है। अब वहां सेना का शासन हो गया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण ली है और इस वक्त दिल्ली के करीब गाजियाबाद जिले की हिंडन एयरबेस पर वह खड़ी है। जरा सोचिए कि एक राष्ट्र जनता से बनता है, जनता मुल्क बनाती है, लेकिन जब वहां के शासक अपने को देवता, अल्लाह, पैगंबर समझने लगे और वह एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए हर तिकड़म करें, तो जाहिर तौर पर मेहनत कश जनता, छात्र, किसान सड़कों पर आते हैं और एक न एक दिन हर तानाशाह को इसी तरह अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है, जैसे शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस पूरे आंदोलन के सिलसिले और शुरुआत को भी थोड़ी गंभीरता और गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के ठीक बगल में उनकी सीमाएं लगती हैं। इस वक्त बीएसएफ, हमारा इंटेलिजेंस न सिर्फ सतर्क है बल्कि बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारी इस समय लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ उनकी मांगों को माना जाए, बल्कि अब उनकी मांग आगे बढ़ चुकी है और वह फेयर इलेक्शन तक जा रही है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि हम सिर्फ रूस को अभी जानते हैं, जहां की कठपुतली की तरह विपक्ष को रखा जाता है। नहीं दोस्तों, बांग्लादेश भी करीब करीब उसी तरह का देश है जहां कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं है। वहां हर बार यही मैडम आ जाती हैं और मैडम ही अपनी सियासत चलाती है। अब सवाल यह है कि वह इतिहास क्या है और वह वर्तमान क्या है जिसकी वजह से इस समय शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और डर के मारे अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और जानकारी ये है कि वो यहां से लंदन जाने की कोशिश में हैं। हुआ क्यों? इसका इतिहास जरा हम 1971 से समझते हैं, जहां से बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान से और वहां एक अलग मुल्क बना। मुल्क बनने के बाद जो लोग आजादी के वहां संघर्षों में शामिल थे, तब बनने वाली सरकार ने एक व्यवस्था दी और वो व्यवस्था दी 1972 में कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन हैं उनको सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाएगा।
1972 से लेकर 2018 तक यह सिलसिला अबाध रूप से चलता रहा। बहुत सारे विरोध हुए, दूसरी पार्टियों को लोग, समाजों के लोग इस बात के लिए संघर्षों में शामिल हुए, सड़कों पर उतरे कि अब देश को आजाद हुए लंबा वक्त हो चुका है और इस तरह का आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। इसको 2018 में लंबे संघर्षों के बाद, छात्रों के आंदोलनों के बाद, समाज के आंदोलनों के बाद 2018 में कोर्ट ने खत्म किया। लेकिन इस साल जून में हाईकोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। जून में हाईकोर्ट ने फिर एक बार यह बहाली दी कि यह देश फिर से एक बार स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को, परिजनों को आरक्षण देगा और सरकारी नौकरियों में 30% उनके लिए आरक्षण होगा। इस फैसले के बाद फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला रुका नहीं। और नहीं रुकने की वजह यह हुई कि 16 और 17 जुलाई को झड़पें हुई ढाका की सड़कों पर, पूरे बांग्लादेश में आगजनी की घटनाएं हुई और 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस और साथ में अवामी लीग जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसका छात्र संगठन झड़प हुई और उसमें 100 लोग घायल हो गए। 15 जुलाई को, 16, 17 जुलाई को भी झड़पें हुई प्रमुख शहरों में। अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया शेख हसीना ने, लेकिन आंदोलनकारियों की बातों को नहीं माना। नहीं मानने का नतीजा यह हुआ कि 18 जुलाई को और 19 जुलाई को दोनों दिन मिला के करीब करीब 6700 लोगों की जान चली गई और वह जान जाते जाते अब सिलसिला यह हो गया है कि अभी तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 300 से ज्यादा युवा छात्र मारे जा चुके हैं, जिसमें पुलिस वालों की भी मौत हुई है। गृह युद्ध जैसी हालत हो गई है। एक देश में सरकार की गलत नीतियां वाया कोड, आप जरा सोचिए कि भारत की भी स्थितियां अलग नहीं है। अभी अभी हम लगातार आरक्षण पर बहस कर रहे हैं। दलित समाज अभी अभी उबला हुआ है आरक्षण में सब कोटे को लेकर। सरकार क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बहाना शेख हसीना के सामने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही था। हालांकि आगे चलकर 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार उच्च न्यायालय का जो फैसला था 30% आरक्षण का, उसको खत्म कर दिया। माफ करिएगा, 7 अगस्त को नहीं, 4 अगस्त को। लेकिन इसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं प्रदर्शनों का, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब कहने लगे कि अगर हमारी जान इतनी हल्की है, अगर हमारी इतनी मांगों के बावजूद बातें नहीं समझ में आई शेख हसीना को, अगर इस लोकतंत्र में होने के बावजूद हमें बांग्लादेश में सरकार की तानाशाही झेलनी है, तो अब हम सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 30% आरक्षण खत्म कर दिया, सिर्फ 2% अल्पसंख्यकों के लिए और 1% विकलांगों के लिए रखा। बावजूद उसके प्रदर्शन नहीं रुके, क्योंकि प्रदर्शन की ताकत, प्रदर्शन की मांगे और प्रदर्शन की शहादत यहां पहुंच चुकी थी कि अब प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमें शेख हसीना के हटाए जाने से कम कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन शेख हसीना ने उन युवाओं का कत्लेआम बर्दाश्त किया, आगजनी बर्दाश्त की, पूरे देश को गृह युद्ध में झोंक दिया, लेकिन अपना पद नहीं छोड़ा। ऐसे में जब जनता का आंदोलन आगे बढ़ता है तो जनता का आंदोलन कोई 1/2/3 के हिसाब से नहीं बढ़ता है, बल्कि जनता का आंदोलन 2 दूना 4 चौक को 16 को 64 के हिसाब से बढ़ता है। और बढ़ने का ही नतीजा है कि यह जो ताकत आई जनता में, जिसमें किसान शामिल हैं, वहां के छात्र शामिल हैं, वहां के बेरोजगार शामिल हैं, और सबसे बड़ी डिमांड जो उभरी इस आरक्षण की वजह से, वो बेकारी की वजह से। बांग्लादेश बेकारी में लगातार त्रस्त युवाओं ने इस देश को नए मोड़ पर ला दिया और अपने प्रधानमंत्री को भागने के लिए मजबूर किया। इस वक्त
वहां 93% भर्तियां गैर आरक्षित कोटे में होनी। जी हाँ, अगर 100 नौकरी मिलेगी तो 93 नौकरियां सामान्य लोगों को मिलेगी जिनको कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन यह किस कीमत पर किया गया? 300 युवाओं की शहादत सिर्फ औपचारिक, करोड़ों अरबों रुपए की बर्बादी, पूरे देश में गृह युद्ध का माहौल, एक जाति एक समाज का दूसरे से नफरत भर दिया इस सरकार ने। आप याद रखिए कि करीब करीब हम भी उसी मुहाने पर हर वक्त खड़े रहते, और कब हमारा देश श्रीलंका या बांग्लादेश हो जाए इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह दक्षिण एशिया की ही वो भूमि है जहां श्रीलंका है, जहां पिछले कुछ वर्ष पहले, चंद वर्ष पहले प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद पर कब्जा कर लिया। और यही स्थिति शेख हसीना के सामने हुआ कि उनके यहां प्रधानमंत्री आवास पर, पूरे सरकार पर कब्जा कर लिया और अंततः वहां सेना बैठानी पड़ी, और अभी अंतरिम सरकार सेना ने बनाई है। इससे बहुत साफ है कि तानाशाही के रास्ते पर जाने वाली सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि उनके दिन बहुत लंबे नहीं हैं, इसलिए जनता की आवाज सुननी चाहिए। बांग्लादेश एक सीख दे रहा है कि जनता की जो मांग है उसको दरकिनार कर कर फौज फाटे पुलिस के ताकत पर हर वक्त नहीं दबाया जा सकता है। भले किसी देश में कोई संगठित आंदोलन न दिखाई दे रहा हो, भले जनता किसी बैनर तले न इकट्ठी हो रही हो, लेकिन बांग्लादेश के जो इमरजेंसी जैसे हालात पहले से ही विपक्ष के लिए शेख हसीना ने बनाया हुआ था, जहां दूसरी पार्टियों के लिए कोई स्पेस ही नहीं था, वैसे में उस मुल्क में यही होना था और वो हुआ भी। अब छात्रों की मांगे बहुत क्लियर कट और ताकतवर है। उनका कहना है कि हमारे साथियों की जो हत्या हुई है, जो मारे गए हैं, उनको न्याय मिले। जो प्रशासन के अधिकारी लिए हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, इस जातिवादी हिंसा में लगे हुए हैं मुस्लिमों के बीच, उनको सजा मिले। जिन विश्वविद्यालयों के वीसी और प्रशासनिक अधिकारी इस देश को बर्बाद करने, गृह युद्ध में झोंकने के, नफरत फैलाने के काम में लगे हुए थे, उनको सजा मिले। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कह देने भर से 93% अब आरक्षण वह लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इसके लिए कानून बनाया जाए और इसको मुकम्मल किया जाए संविधान परिवर्तन करके, कि अब यह कोटा जो 30% 1972 से मिलना शुरू हुआ है स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के नाम पर, उसको खत्म किया जाए। इसलिए विद्रोह और बगावत की यह ताकत शेख हसीना को कहां लाकर खड़ी कर दी है, हमारे मुल्क के भी हुक्मरानों को समझना चाहिए। और समझना यह भी चाहिए कि जिस तरह की भाषा शेख हसीना ने बोला, जब कल 100 लोग मारे गए सड़कों पर, पुलिस वाले मारे गए, तो शेख हसीना ने बयान दिया कि ये जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग प्रदर्शनकारी नहीं, आतंकवादी हैं। और उन्होंने जनता को उकसाया। ये वही है करीब करीब कि जो उनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही और जो उनके पक्ष में बोले वो देशभक्त। यही करीब करीब हालात शेख हसीना ने भी बांग्लादेश में पैदा कर दिया, अपनी जुबान और सत्ता की अंधी चाहत में। और उस अंधी चाहत का नतीजा यह हुआ कि उन युवाओं, उन छात्रों, उन प्रदर्शनकारियों, उन मांग करने वाले बेरोजगार युवाओं को जब आतंकवादी कहा और यह भी कहा कि देश की जनता इनको मारे, ये भाषा है, इनका मुकाबला करे और इनको निपटाए। पुलिस तो निपटा ही रही थी, जनता से भी अपील की, यानी अपने पार्टी के लोगों को खुली छूट दी कि इन प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करो, इनको मारो। लेकिन बात पार्टी से ऊपर चली गई थी, बात अब देश की थी, बात अब युवाओं के बेरोजगारी पर थी, बात अब शेख हसीना की नीतियों की थी, बात अब तानाशाही की थी। और इसके खिलाफ मुल्क इतना लामबंद हो चुका था कि इनकी सेनाएं अपनी नहीं रही। और जिन युवाओं और छात्रों के तरफ सेना से कह रहे थे कि बंदूक मोड़ दो, वो बंदूकें आखिरकार शेख हसीना की तानाशाही के खिलाफ मुड़ी और अंतरिम सरकार बनी
और शेख हसीना को एक भगोड़ा प्रधानमंत्री इतिहास में लिखा जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे एक गलत नीति के कारण उनको अंततः अपना देश छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी और उसके बाद लंदन जाने के लिए भी अगले शरण की जरूरत पड़ी। इसलिए इतिहास की यह शिक्षाएं हमेशा याद रखी जाएंगी कि लोकतंत्र में जनता अंततः मूल होती है। हमारे देश में भी करीब करीब इन चुनावों से पहले ये लग रहा था कि सूरज डूबेगा ही नहीं, मोदी जाएंगे ही नहीं, लेकिन देश ने कम से कम बिना विद्रोह वोट की ताकत से ये दिखा दिया कि बदलता है। लेकिन समय रहते ये स्पेस और ये दायरा शायद बांग्लादेश को ये सौभाग्य नहीं मिल पाया कि वोट की ताकत के बदौलत अपनी मांगों को वह मनवा ले, तो जाहिर तौर पर अगला रास्ता विद्रोह का ही था, जिसको कि इस समय बांग्लादेश गृह युद्ध के रूप में भुगत रहा है, अपने देश के लोकतंत्र को खत्म होने के रूप में भुगत रहा है। और इससे भी बड़ी बात, युवाओं के खून से लथपथ ढाका और बांग्लादेश के सभी सड़क इस बात का जवाबदेह बन गए हैं, इस बात के गवाह बन गए हैं कि शेख हसीना और उनकी नीतियों ने इस देश को न सिर्फ युद्ध में झोंका बल्कि उनके लोकतंत्र को पीछे किया और जातीय नफरत, सांप्रदायिक भावना को देश में और ताकतवर किया, जिसका हल जाहिर तौर पर भविष्य में भी लोकतंत्र और उसके मूल्य ही होंगे। लेकिन अभी तो इस देश में जो हालात हैं उससे ये बहुत साफ है कि अभी शांति की जरूरत है, वार्ता की जरूरत है और लोकतंत्र के उन मानदंडों को, उन एजेंसियों को फिर से जागृत करने और बहाल करने की जरूरत है जो शेख हसीना के पिछले दशकों के शासन में सब खत्म हो गया है। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।